प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शालिनी मूलचंदानी, सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष हिंदी, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम बीए पार्ट द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रमुख रीतिकालीन कवि पद्माकर पर चर्चा करेंगे। पद्माकर कवि का नाम हिंदी साहित्य के रीतिकाल के कवियों में महत्वपूर्ण है। रीतिकाल के ब्रजभाषा कवियों में पद्माकर का महत्वपूर्ण स्थान है। वे हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवियों में अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध और विशेष सम्मानित कवि थे। मूलतः हिंदी भाषी न होते हुए भी पद्माकर जैसे आंध्र के अनगिनत तेलंग ब्राह्मणों ने हिंदी और संस्कृत साहित्य की श्रीवृद्धि में जितना योगदान दिया है, वैसा उदाहरण अन्यत्र दुर्लभ है। मूलतः तेलुगु भाषी इनके पूर्वज दक्षिण के आत्रेय, आर्चनानस, शबास्य, त्रिवरान्वित, कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के यशस्वी तेलंग ब्राह्मण थे। पद्माकर के पिता मोहनलाल भट्ट सागर में बस गए थे। यहीं पद्माकर जी का जन्म सन 1753 में हुआ। परंतु हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बांदा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अलावा कुछ विद्वान मध्य प्रदेश के सागर के बजाय उत्तर प्रदेश के नगर बांदा को पद्माकर की जन्मभूमि कहते हैं। शायद इसलिए भी क्योंकि बहुत से वर्ष उन्होंने बांदा में ही बिताए। पद्माकर कवीश्वर एक प्रतिभा संपन्न जन्मजात कवि थे। इन्हें आशु कवित्व शक्ति अपने जन्म के पहले के कवियों और संस्कृत विद्वानों की सुदीर्घ वंश परंपरा से ही प्राप्त थी। उनके पूरे कुटुंब का वातावरण ही कवितामय था। उनके पिता के साथ साथ उनके कुल के अन्य लोग भी बहुत समादृत कवि थे। अतः उनके कुल या वंश का नाम ही कवीश्वर पड़ गया था। मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही पद्माकर उत्कृष्ट कविता लिखने लगे थे। जयपुर नरेश महाराजा जगत सिंह को पद्माकर ने अपना परिचय कुछ इस प्रकार दिया था। भट्ट तेलंगाने को बुंदेलखंड वासी कवि सुजस प्रकाशी पद्माकर, सुनामा होंजोरोत कवित, छंद चप्पय अनेक भांति, संस्कृत प्राकृत पढ़ी जो गुण ग्रामा, होई रथ पाल की गेंद ग्रह ग्राम चारू, आखर लगाए लेत लाखन की सामा, हो मेरे जान मेरे तुम कान हो जगत सिंह, मेरे जान तेरो यह विप्र मैं सुदामा हूँ। कहा जाता है कि जन्म के अंतिम समय में उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था, जिससे वह महाजल के औषधि मूलक प्रयोग के बाद अंततः स्वस्थ भी हो गए। जगन्नाथ पंडितराज की तरह गंगा की स्तुति में अपने जीवन काल की अंतिम काव्य रचना गंगा लहरी लिखकर कानपुर में गंगा किनारे उनका 80 वर्ष की आयु में सन 1833 में निधन हुआ। सागर में तालाब घाट पर पद्माकर की मूर्ति स्थापित है। पद्माकर राज दरबारी कवि के रूप में कई नरेशों से सम्मानित किए गए थे। अतः वे अनेक राज दरबारों में सम्मान पूर्वक रहे। सुधाकर पांडे ने लिखा है, पद्माकर ऐसे सरस्वती पुत्र थे जिन पर लक्ष्मी की कृपा सदा से रही। अतुल संपत्ति उन्होंने अर्जित की और संग साथ सदा ऐसे लोगों का जो दरबारी संस्कृति में डूबे हुए लोग थे। कहा जाता है, जब वह चलते थे तो राजाओं की तरह उनका जुलूस चलता था और उसमें गणिकाएं तक रहती थी। हिम्मत बहादुर विरुदावली की भूमिका में दीन जी ने लिखा है, पद्माकर ने अपनी काव्य शक्ति के प्रताप से एक अवसर पर तो 56 लाख रुपए नकद, 56 गांव और 56 हाथी इनाम में पाए थे। रघुनाथ राव के पन्ना और जयपुर के रनिवासों में पद्माकर का पर्दा न था। उत्सवों और त्योहारों के अवसर पर
राजसी श्रृंगार किए असूर्यम पश्या कई कमनीय कांताओं को उन्होंने नज़दीक से देखा था। कवि का ठाट बाट, राज सम्मान और दानशीलता बहुत अप्रतिम थी। समय समय पर नागपुर, दतिया, सतारा, सागर, जैतपुर, उदयपुर, ग्वालियर, अजयगढ़ और बूंदी दरबार की ओर से उन्हें बहुत सम्मान और धन आदि मिला। पन्ना महाराज हिंदुपति ने उन्हें 5 गांव जागीर में दिए। जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह ने 1 हाथी, स्वर्ण पदक, जागीर तथा कवि शिरोमणि की उपाधि थी और बाद में जयपुर राजा जगत सिंह ने उन्हें दरबार में धन संपदा और आदर दिया और साथ में कुछ गांवों की जागीर भी। कहते हैं कि पद्माकर अपनी उत्तर अवस्था में तो आश्चर्यजनक रूप से इतने धनाढ्य व्यक्ति हो गए थे कि जरूरत पड़ने पर कई राजाओं या राजघरानों तक की आर्थिक सहायता स्वयं दरबारी कहे जाने वाले इस महाकवि ने की। उनके वंशज गुरु कमलाकर कमल और भालचंद्र राव इस कोण से पद्माकर को मुगल युग के भामाशाह जैसा मानते हैं, जिन्होंने महाराणा प्रताप को मेवाड़ की सैन्य शक्ति पुनर्गठित करने के लिए अपनी संपत्ति दान कर दी थी। ग्रंथ रचना। पद्माकर रचित ग्रंथों में सबसे जाने माने संग्रहों में हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, राम रसायन ये अनुवाद है, गंगा लहरी, आलीजा प्रकाश, प्रताप सिंह विरुदावली, प्रबोध पचासा, ईश्वर पच्चीसी, यमुना लहरी, प्रताप सिंह सफरनामा, भगवत पंचाशिका, राजनीति, कली पच्चीसी, रायसा, हितोपदेश, भाषा अनुवाद, अश्वमेघ आदि प्रमुख है। अजयगढ़ के गुसाई अनूप गिरी हिम्मत बहादुर की काव्यात्मक प्रशंसा में उन्होंने हिम्मत बहादुर विरुदावली, जयपुर नरेश प्रताप सिंह के सम्मान में प्रताप सिंह विरुदावली और सवाई जगत सिंह के लिए जगत विनोद और ग्वालियर के शासक दौलत राव सिंधिया के सम्मान में आलीजा प्रकाश, जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह की प्रशस्ति में ईश्वर पच्चीसी जैसे सुप्रसिद्ध कविता ग्रंथों की रचना की। काव्य सुंदर। पद्माकर के सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना के माध्यम से शौर्य, श्रृंगार, प्रेम, भक्ति, राज दरबार की संपन्न गतिविधियों, मेलों, उत्सवों, युद्धों और प्रकृति सौंदर्य का मार्मिक चित्रण किया है। जगह जगह लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भावानुभूतियों को सहज ही मूर्तिमान कर देते हैं। उनके ऋतु वर्णन में भी इसी जीवंतता और चित्रात्मकता के दर्शन होते हैं। उनके आलंकारिक वर्णन का प्रभाव परवर्ती कवियों पर भी सघन रूप से पड़ा। पद्माकर की भाषा सरस, काव्यमय, सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण है। अनुप्रास द्वारा ध्वनि चित्र खड़ा करने में वे सिद्धहस्त हैं। काव्य गुणों का पूरा निर्वाह उनके छंदों में हुआ है। शब्दानुशासन और काव्य प्रवाह की दृष्टि से दोहा, सवैया और कवित्व पर जैसा असाधारण अधिकार पद्माकर का था, वैसा अन्य किसी मध्यकालीन कवि की रचनाओं में दिखलाई नहीं पड़ता। ब्रिज भाषा के अलावा संस्कृत और प्राकृत पर भी पद्माकर का अद्भुत अधिकार था। उनके अप्रकाशित संस्कृत लेखन पर गहन शोध कार्य अपेक्षित है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद के हिंदी संस्कृत विभाग ने कभी इसी दिशा में कुछ शोध परियोजनाएं बनाई थी। काव्य सौंदर्य। पद्माकर रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इन्हें लगभग 10 राज्य दरबारों से राज्याश्रय प्राप्त हुआ। इनकी 11 कृतियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी इत्यादि प्रमुख है। शुक्ल जी ने समग्रतः पद्माकर की नूतन कल्पना दृश्य
चित्रण भाषा की अनेक रूपता की प्रशंसा की है। इनके काव्य की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित रूप से चित्रित की जा सकती हैं। भाव पक्ष की विशेषताएं। पद्माकर की कविता में मुख्य रूप से उल्लास और आनंद का वर्णन है। श्रृंगार के वर्णन में उन्मुक्तता और खुलापन है। ब्रजमंडल में फाग के दृश्य का अद्भुत वर्णन इन्होंने किया है। फाग की भीर अभीरन में गही गोविंदे ले गई भीतर झोरी, माई करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीर की जोरी, छीन पितंबर कमर तेसु विदा देई मीड़ी कपोलन रोरी, नैन नचाई कई मुस्काई लला फिर आइयो खेलन होरी। इसी प्रकार शीत ऋतु में सामंती दरबार का अत्यंत उद्दीपन परक चित्र उनके काव्य में देखा जा सकता है। गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनीजन है, चांदनी है, चिक है, चिरागन की माला है। कहे पद्माकर जो गजक है, गिजा है, सजी सेज है, सुराई है, सुरा है और प्याली ही हैं। सिसिर के पाला को न व्यापत कसाला, तिने जिनके अधीन उदित मसाला है। पद्माकर के संयोग वियोग वर्णन अधिक व्यापक है। नायिका के विरह को कवि ने प्रकृति की उदासी और हृदयहीनता के माध्यम से भी चित्रित किया है। पावस बनाओ तो न विरह बनाओ, जो न विरह बनाओ तो न पावस बनाओ। पद्माकर ने अपने संरक्षक राजाओं की प्रशंसा में भी कवित्व लिखे हैं, जैसे संपत्ति सुमेर की कुबेर की जो पावे, ताहि तुरत लुटावत विलंब और धावे ना। किंतु ऐसे कविताओं में भाव नज़र नहीं आते, सिर्फ प्रशंसा करने और पुरस्कार पाने की इच्छा दिखाई पड़ती है। उम्र के अंतिम पड़ाव में पद्माकर का रुझान भक्ति की तरफ भी होने लगा है और कुछ भक्तिपरक रचनाएं भी उनके द्वारा की गई हैं, जैसे यह जगजीवन को है यह फल जो छाड़ी भजे रघुराई। शिल्प पक्ष की विशेषताएं। इनकी भाषा सरस, कोमल और मंझी हुई ब्रज भाषा है। इन्होंने शब्दावलियों में बिंबों का सुंदर प्रयोग किया है। इनकी कविताओं में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भी उल्लेखनीय है। अधिकतर जगहों पर अलंकारों का सफल प्रयोग है। अनुप्रास आदि अलंकारों में नादात्मक सौंदर्य लक्षित होता है, जैसे गोरी गरबीली तेरे गात की गुराई आगे। धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।